फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th का पहला चैप्टर। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हमने क्या किया है, चार्ज के बारे में पढ़ लिया था कि चार्ज कब तक हमें रेस्ट में रखना है और चार्ज हमें कब मोशन कराना है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इसका सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो मैं ललिता, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड, आज हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। तो उनको हेडिंग लगानी है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कूलॉम का नियम। तो देखिए फ्रेंड, ये जो चैप्टर है इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बहुत ज़्यादा, और ये जो है ये बोर्ड का बहुत फेवरेट टॉपिक है। बोर्ड में ये बार बार पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, या कूलॉम्स लॉ को इसको हम कैसे डायरेक्ट करेंगे, इन सब हमारे बोर्ड में पूछा जाता है। और कभी कभार क्या होता है, IIT JEE लेवल्स में भी ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि कूलॉम की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो कूलॉम की जो डेफिनेशन है होती है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कैसे है, डेफिनेशन लिख देती हूँ। दो स्थिर बिंदु आवेशों के दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या हो गया, ये हो गई कूलॉम लॉ की डेफिनेशन। कूलॉम सर ने कहा था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आवेशों के गुणनफल के। देखिए क्या होता है, Q1 और Q2, इसके क्या होता है, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के F/1/r²। उन्होंने बोला, एक बार फिर बताइए, उन्होंने बोला कि दो स्थिर बिंदु होंगे, ठीक है, दो पॉइंट होंगे कोई, तो छोटे छोटे चार्ज होंगे, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है, उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है।
और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वैयक्तिक क्रमानुपाती होता है। ये क्या बोला था हमें कुलाम्ब सर ने बोला था। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, कुलाम्ब लॉ की जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा गलत होती है, तो यहाँ पर स्पेलिंग का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं तो क्या थी, जब 12th में थी तो मैं प्रैक्टिकल में फेल हो गई थी कुलाम्ब लॉ की स्पेलिंग के लिए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग का, क्योंकि इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट सी होती है। तो देखिए फ्रेंड, कुलाम्ब सर ने कहा था कि दो समान चार्ज होंगे, ठीक है, दो समान चार्ज होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। वही दो समान, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। देखिए कैसे, जैसे कि हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, समान चार्ज हैं, Q है और ये भी Q है, ठीक है, ये समान चार्ज हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी प्रकार अगर दो माइनस समान चार्ज होंगे, Q और Q, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, जैसे कि तूफान आ जाता है एक दूसरे से दूर भागते हैं, वैसे एक दूसरे से दूर भागेंगे। सेम अगर दो विपरीत चार्ज होंगे, मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये विपरीत चार्ज होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे कि आके बिल्कुल चिपक जाएं, ठीक है, अपना अपना रिलेशनशिप निभाएंगे, एक दूसरे के एकदम पास आके ऐसे सटाक से ऐसे चिपक जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कितने फोर्स से ये पास आएंगे, तो यही हमें पढ़ना है कुलाम्ब लॉ के बारे में, ठीक है। तो मतलब जो अगर समान चार्ज होंगे तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर विपरीत होंगे तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दो चीजें होगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन आता है कि जो विपरीत चार्ज होंगे ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, वो हमें पढ़ना है कुलाम्ब लॉ में। फ्रेंड्स, हमने 11th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, ठीक है, न्यूटन लॉ पढ़ा था, तो हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक साइड हम लिख लेते हैं कुलाम्ब लॉ, एंड ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है न्यूटन लॉ। तो अब देखिए ये कुलाम्ब लॉ और न्यूटन लॉ क्या होता है, ठीक है। कुलाम्ब सर ने क्या बोला था, कुलाम्ब सर ने बोला था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल क्या होता है, आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने बोला था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जो स्थिर बिंदु होंगे आवेशों के बीच वैद्युत बल उनके आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। देखिए जैसे कि कोई बिंदु है, यहाँ पर ये क्या है, Q1, ठीक है, ये कोई बिंदु है Q1 और Q, तो ये क्या है, R डिस्टेंस पे रखे हैं, ये दोनों बिंदु R डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है। और न्यूटन ने क्या बोला था, दो बिंदु है M1 M2, दो द्रव्यमान बिंदु है M1 और M2, ये क्या है, R डिस्टेंस पे रखे हैं। लेकिन जो कुलाम्ब सर ने कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल आवेशों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने बोल दिया Q1 और Q2 कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल आवेशों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और न्यूटन सर ने बोला था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण दोनों बल द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इन्होंने बोला था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, इन्होंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इन्होंने क्या बोला था, दो बिंदु आवेशों के कारण। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इंटू M1 M2, ठीक है। ये क्या बोला था, ये हमें न्यूटन सर ने बोला था और ये कुलाम्ब लॉ ने बोला था, ठीक है। इन्होंने बोला कि बिंदु के क्या होता है, वैयक्तिक क्रमानुपाती होता है, ठीक है। सेम इन्हें भी, कुलाम्ब सर ने भी यही बोला था कि ये क्या होता है, बीच की दूरी के क्या होता है, वैयक्तिक क्रमानुपाती होता है। तो ये बातें तो सेम हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, न्यूटन सर का काम तो खत्म हो गया, न्यूटन सर को यहाँ से हटा देते हैं।
हमें फिलहाल बात करनी है कूलॉम्स लॉ की, तो हम सिर्फ कूलॉम्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जिसको छापना है छाप लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, F इंटू 1/r²। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सपोज दैट हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ओके फ्रेंड, तो अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है, F इंटू इक्वेशन 1 क्या है, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल है, और इक्वेशन 2 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इंटू Q1/Q2, सॉरी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, r²। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनल हटाना। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो हमें यहाँ पर वही करना है। हमने प्रोपोर्शनल हटा दिया, F इजिकल्स टू K, यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अब देखिए where K is constant, K क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये थी हमारी कूलॉम्स लॉ की बात। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड, हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया। आज हम इस लेक्चर में जितना पढ़ेंगे सारा कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके डायमेंशन क्या होती है, हम पूरी वीडियो में आज यही पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सेम ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, ये हमने निकाल दिया, ये हमको यहाँ पर क्या मिल गया, कूलॉम्स लॉ। ये क्या हमारा कूलॉम्स लॉ। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि ये जो K है, K किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, सही सुना है आपने कि K किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो आप जल्दी से कॉपी निकालिए, पेन निकालिए फ्रेंड, फटाफट जल्दी जल्दी से छाप लीजिए। और हम पढ़ते हैं कि K किन किन बातों पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट है कि जो K होगा, ठीक है, K किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, K डिपेंड करता है। अब हमने ये तो लिख लिया कि K डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड हम ये जानते हैं कि हमने पढ़ा था जो हमारे पास कूलॉम लॉ था, वो क्या था, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या था, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है। अब देखिए फ्रेंड, एक टॉपिक है कि अगर हम इसका ग्राफ निकालें, ठीक है, हमें अगर क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r²। तो अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ निकालते हैं, समझ लो ये ग्राफ निकालते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, ये हो गया फोर्स एंड ये R, ये क्या हो गया, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब दूर जाना। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना, जिसको बोलते हैं ना एकदम से जुदाई हो गई है ना, दूर जाना। तो ये क्या है, सेपरेशन।
ये हो गया सेपरेशन। तो उसके बीच में जो ग्राफ है वो हमेशा कैसे आएगा, इस तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा फोर्स उतना ही कम होते जाएगा, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा फोर्स उतना ही कम होते जाएगा। अब देखिए अगर इसको डबल कर दें, ठीक है, अगर फोर्स को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें, ये बेसिक चीजें हैं, ये याद में रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड, हम फिलहाल बात कर रहे थे कि के डिपेंड करता है, तो के डिपेंड करता है ओनली 3 बातों पे। जी हाँ, आपने सही सुना है, के जो डिपेंड करता है 3 बातों पे। अब वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखिए, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है जो है हमारा वो चार्ज के बीच की दूरी, ठीक है, चार्ज के बीच की दूरी, चार्ज के बीच की दूरी। एंड जो पहला क्या करेगा, चार्ज के मतलब चार्ज के बीच जितनी दूरी होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा के की वैल्यू या फिर के, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है चार्ज के मीडियम पे, चार्ज के मीडियम पे। चार्ज के मीडियम पर, ठीक है। पहला चार्ज के बीच की दूरी और दूसरा चार्ज के मीडियम पे, और तीसरा डिपेंड करता है चार्ज व दूरी की यूनिट पर। 3rd नंबर पे है चार्ज व दूरी की यूनिट पर। 3 बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो के जो होगा 3 बातों पर डिपेंड करेगा फ्रेंड। उसमें से जो पहला पॉइंट होगा चार्ज के बीच की दूरी पर, ठीक है, ये चार्ज के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, और दूसरा होगा चार्ज के मीडियम पर, और तीसरा होगा चार्ज व दूरी की यूनिट पर, ठीक है, चार्ज की दूरी के मात्रक पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि के किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। जल्दी से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, हमको हेडिंग लगानी है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो हम के की वैल्यू पढ़ते हैं। अब देखिए के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। ये क्या हो गई हमारी के की वैल्यू। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, मैम ये एप्सिलॉन नॉट किस खेत की चिड़िया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये जो ई नॉट है, ठीक है, इसको ई नॉट भी बोलते हैं, वेयर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट, इसे हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसे एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0, इसको बोला जाता है निर्वात की वैद्युशीलता। इसे हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है, या फिर इसे परमिबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारा के का मान, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हमने के की यहाँ पर वैल्यू निकाल दी कि के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता। अभी हम आगे पढ़ेंगे निर्वात की वैद्युशीलता क्या होती है। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
उसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट और इसे 0 भी बोलते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की हमें क्या पढ़नी है, इसकी यूनिट पढ़नी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो देखिए अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हम कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था एफ क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, ये क्या थी हमारी K की वैल्यू थी, हमने इसको पढ़ा था। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट अगर हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, जो क्या है 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर जो ये टर्म है, ध्यान से देखना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सब लोग अच्छे से सीख जाएंगे। 1/4 पाई यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं वेयर 1/4 पाई इज कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 इंटू R स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो ये Q क्या है, ये क्या है आवेश है। ठीक है, तो आवेश की यूनिट यहाँ पर क्या होती है, देखिए क्या हो जाएगी कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। एंड ये क्या है फोर्स। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। एंड ये R स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से इसकी एप्सिलॉन नॉट की हमें यूनिट क्या मिल गई, यहाँ से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल गई, ये हमारी हो गई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। ठीक है, यहाँ से हमको मिल गई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। एकदम क्लियर, हमने अच्छे से सीख लिया कि हमको यहाँ से मिल गई एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट। अब हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है। हमने यूनिट तो निकाल लिया, लेकिन हमें डायमेंशन भी निकालना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ये पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, या फिर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, हमको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे ऐसे भी हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, या फिर नॉट को हम 0 ऐसे भी लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हमें क्या निकालना है, इसकी बीमा निकालनी है। ठीक है, इसकी तो देखिए हम इसकी बीमा कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा है कि F क्या होता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने यहाँ से पढ़ा है। तो अब देखिए अगर हम एप्सिलॉन नॉट इधर ले लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट है 1/4 पाई। ठीक है, ये बार बार वही बात आ रही है कि ये क्या है, इतनी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं वेयर 1/4 पाई, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम कैसे करेंगे, Q1 और Q2 मतलब क्या है, ये 2 आवेश हैं। ठीक है, 2 आवेश हैं, आवेश की यूनिट क्या होती है कूलम होती है। तो इसको हम लिख देंगे AT स्क्वायर। एंड
अब यहाँ पर क्या है, एफ मतलब फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, इंटू एंड आर है, ठीक है, आर मीन्स क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हमने इसको यहाँ से सॉल्व कर दिया, ये जो m है, ठीक है, m ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा m इनवर्स, ठीक है, एंड l की पावर 3, t क्या हो जाएगा 4, 2 4 एंड a क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये तो जाएगा m इनवर्स l की पावर 3, t की पावर 4 एंड a की पावर 2। तो यहाँ से हमको ये क्या हो गई, हमारी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, हमें सॉरी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकल गई, ठीक है। अब हमने डायमेंशन तो निकाल ली, लेकिन एक चीज और सोचते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि इसका मूल मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक, तो अब देखिए मूल मात्रक हम कैसे निकालेंगे, जो हमने डायमेंशन निकाली, डायमेंशन हमारे पास ये है, हम डायमेंशन को एक बार मेजर करते हैं, एम मतलब क्या है, मास है, इसको हम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी इनवर्स। अब उसके बाद क्या आता है हमारा लेंथ, ठीक है, लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, ठीक है, एंड टी क्या है टाइम, तो इसकी यूनिट क्या होती है सेकंड, ठीक है, ये हो गया सेकंड, एंड ये क्या है ए, तो ये ए मतलब वैद्युत धारा, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर, एम्पियर। तो ये हो गई ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मूल मात्रक, ठीक है, केजी इनवर्स एम की पावर 3 सेकंड क्या है 4 टाइम, एंड ये क्या हो जाएगा एम्पियर। तो इस तरीके से ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का क्या मिल गया, मूल मात्रक। अब हमने छोटी छोटी, देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना है, छोटी छोटी मतलब हमें आवेश पढ़ना ही वही है, क्या छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, वही हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसलिए हमें पढ़ना है कि छोटे छोटे पॉइंट, ये डायमेंशन, ये यूनिट, मूल मात्रक, ये क्या है, सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो जल्दी से देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अभी तक हमने क्या पढ़ी, के की वैल्यू पढ़ी, ठीक है, के का मान पढ़ा, के का मान क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो हमें हेडिंग लगानी है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसे हम बोलते हैं 0, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें पढ़नी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, ये हमको वैल्यू मिली यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पर पढ़नी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो अब इधर से देखिए, अगर हम एप्सिलॉन नॉट इधर को ले लेंगे तो हमारे पास अब क्या बचेगा, 1/4 पाई, ये चीज हमारी इधर को आ जाएगी, इंटू 9 × 10⁹, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए हमने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहा, ठीक है, 1/4 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14 इंटू 9 × 10⁹, ये मिल गया हमको। यहाँ पर हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 पॉइंट, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या करना, खाना पीना खाना, आराम से बैठना और आराम से क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी वैल्यू निकालनी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यूनिट क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, अभी पीछे निकाली थी, क्या होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है।
तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू मिल गई। ये क्या है, हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड, उसके बाद कुछ नोट आते हैं, ठीक है, वो आपको नोट करके लिखना है। आपको कूलॉम लॉ के लिए 4 बातें याद रखनी है, और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं ये आपको क्या करना है, नोट बनाने हैं, नोट करके लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा कि जब चार्ज, ठीक है, जब 2 चार्ज क्या हो, एयर में हो या निर्वात में हो, ठीक है, जब हम कहेंगे जो 2 चार्ज क्या हो, निर्वात में हो या हवा में हो, तो इसको हम लिख लेते हैं, जब 2 चार्ज एयर में हो, जब 2 चार्ज एयर में होंगे, ठीक है, तो इसके लिए कूलॉम का लॉ क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है, जब क्या होगा, जब 2 चार्ज एयर में होंगे तो कूलॉम का लॉ हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब हमारा सेकंड है जब चार्ज मीडियम में हो, ठीक है, जब चार्ज क्या हो, माध्यम हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकंड केस है हमारा जब चार्ज मीडियम में हो। अब देखिए जब चार्ज मीडियम में होगा, ठीक है, तो इसके लिए हमारा कूलॉम लॉ क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। हमें 2 कंडीशन यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब फ्रेंड आप ये कहेंगे कि ये K ये बार बार आ रहा है, ये किस खेत की चिड़िया है, तो यहाँ पर जो K है ये क्या है, माध्यम का पैरा वैद्युतांक, ठीक है, वेयर K हम लिख लेते हैं इस तरीके से, वेयर K इज क्या है, माध्यम का पैरा वैद्युतांक, इसको हम बोलते हैं माध्यम का पैरा वैद्युतांक, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि पैरा वैद्युतांक होता क्या है, ठीक है, मीडियम परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, तो इसको जल्दी से उतार लीजिए फ्रेंड, ठीक है, सिंपल। अब देखिए फ्रेंड, हमने क्या पढ़ा था, नोट पढ़े थे कि अगर क्या होगा, अगर जो 2 आवेश अगर एयर पे होंगे तो उसके लिए कूलॉम लॉ क्या कहेगा, और अगर क्या होगा मीडियम में होगा तो उसके लिए कूलॉम लॉ क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, कि पैरा वैद्युतांक क्या होता है, पैरा व्हाट इज पैरा वैद्युतांक, ठीक है। तो देखिए पैरा वैद्युतांक क्या होता है, माध्यम का वह गुण, ठीक है, कोई माध्यम होगा, मीडियम होगा, मीडियम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाला, ठीक है, कोई आपके पास आवेश होंगे छोटे छोटे, ठीक है, चार्ज होंगे, उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान कम कर देता है, ठीक है। माध्यम का मैं लिख देती हूँ आपको डेफिनेशन यहाँ पर, माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण, ठीक है, जो आवेशों माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल को, वैद्युत बल का मान कम कर देता है, कम कर देता है। ये क्या था हमारा पैरा वैद्युतांक, माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान कम कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा वैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक प्यारा सा टॉपिक आता है कि K का जो, अब देखिए यहाँ पर जो K का मान होगा, ठीक है, K क्या था, माध्यम का पैरा वैद्युतांक था, और हमने यहाँ पर पैरा वैद्युतांक पढ़ लिया, ठीक है, पैरा वैद्युतांक की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो K होगा, ठीक है,
वो क्या के क्या होगा, अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए जो के की वैल्यू होगी, के क्या होगा, के अलग अलग माध्यम के लिए, माध्यम के लिए अलग अलग होगा। के क्या होगा, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए जान लेते हैं कैसे। अब सपोज दैट हमें निकालना है किसके लिए, एयर के लिए, तो एयर के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात या हवा के लिए। ठीक है, एयर के लिए के क्या होगा, 1 के बराबर होगा। हमने क्या पढ़ा कि ये जो के होगा वो अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमारा पहला क्या था, एयर के लिए के इक्वल क्या होगा, 1 होगा। और सभी धातुओं के लिए, ठीक है, सभी धातुओं के लिए हम बोलेंगे, सभी मेटल के लिए, सभी धातुओं के लिए। अब देखिए सभी धातुओं के लिए के की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी होगी। ठीक है, ये अनंत होगा, सभी धातुओं के लिए क्या होगा, अनंत होगा। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा, अन्य माध्यम के लिए, मतलब कोई दूसरा मीडियम हो। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, अन्य माध्यम के लिए, या हम बोलेंगे कोई दूसरा मीडियम के लिए। ठीक है, कोई दूसरे मीडियम के लिए क्या होगा, जो के का मान होगा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्या होगा, के। ठीक है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर के का मान वो क्या है, 1 से ज्यादा है। तो ये था हमारा, यहाँ पर हमने बोला कि के अलग अलग माध्यम के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। बोला एयर के लिए के बराबर होगा, ठीक है, सभी धातुओं के लिए इंफिनिटी होगा। और मीडियम के, अन्य मीडियम के लिए क्या होगा, जो के का मान होगा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा बताएं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या होती है। देखिए फ्रेंड, ये सारी की सारी क्या है, ये बेसिक चीजें हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। ये आपके बोर्ड में, और या फिर कभी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईआईटी या जेईई लेवल की, तो वहां पर ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की डायमेंशन बतानी है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स की हम डायमेंशन कैसे बताएंगे, हमारे पास कोई 2 बिंदु हैं। ठीक है, 2 बिंदु आवेश हैं। सपोज डेट ये क्या है, Q है। ठीक है, ये क्या है हमारा, Q है, और ये Q1 है, और ये क्या है, Q2 है। अब देखिए इनके बीच में ये जो Q1 Q2 है, इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है, R है। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन पढ़नी है कि इसके कारण इसकी डायरेक्शन कैसी होगी और इसके कारण इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, फर्स्ट, इसको केस डाल के हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट, ठीक है, अगर दो फोर्स क्या हो समान प्रकृति में, 2 चार्ज क्या हो समान अवस्था में हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये समान प्रकृति में है, ये क्या है, समान प्रकृति में है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, अब देखिए इस वाले के कारण, ठीक है, इस वाले के कारण इधर फोर्स लगेगा इसके लिए, और इसके कारण इधर फोर्स लगेगा इसके लिए। ठीक है, तो अब देखिए मतलब कहने का मतलब है कि पहले आवेश के कारण, ठीक है, पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे F12। ठीक है, इसको हमने बोल दिया F12। और जो हमारा दूसरा है वो क्या है, दूसरे आवेश के कारण, ठीक है, दूसरे आवेश के कारण बल क्या
ठीक है, पहले पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F21। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं F12। ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण। ये हो गया पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण। पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण, और हमारा ये क्या हो गया F21, ठीक है। ये हो गया दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण, जिसको हम लिखते हैं दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण। अब देखिए यहाँ से अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा F, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा F21, ये किसके बराबर है F12 के, ये दोनों बराबर हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या है, संतुलन अवस्था में है, ठीक है। दोनों क्या है, समान अवस्था में पड़े हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, संतुलन अवस्था में है। हमने क्या किया, हमारे पास कोई दो चार्ज है Q1 और Q2, इसमें क्या है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, F12 एंड F2। तो कैसे लग रहा है, जो F12 लग रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि पहले आवेश के कारण, ठीक है, पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण। मतलब जो पहले आवेश पे बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा, इस दूसरे के कारण। और जो दूसरे आवेश पर बल लगेगा वो कैसे लगेगा, पहले के कारण। तो ये हमारे पास हमको यहाँ से क्या मिल गया F21, ठीक है, इजिकल्स टू F12। मतलब ये क्या है, दोनों समान अवस्था में है, इसमें हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, संतुलन अवस्था में, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, केस सेकेंड आता है, ठीक है, सेकेंड केस आता है। अब देखिए सेकेंड केस क्या होता है कि अगर दो बल क्या हो, विपरीत में हो, विपरीत दिशा में हो, इसे हम बोलेंगे विपरीत प्रकृति में हो। तो अगर देखिए विपरीत प्रकृति में होंगे, सेम हमारा वही रहेगा। हमारे पास कोई दो आवेश हैं, ये Q1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, Q2 हो गया। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, कि जो पहले आवेश पे बल लगेगा, ठीक है, वो किसके कारण लगेगा, दूसरे के कारण। और जो दूसरे आवेश पे बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा, पहले के कारण। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये क्या है, दोनों विपरीत हैं, ठीक है। अगर जो विपरीत हैं तो जो इसके कारण फोर्स लगेगा तो भी इधर को लगेगा, इसे हम बोलेंगे F12। और जो इसके कारण फोर्स लगेगा वो इधर को लगेगा, जिसे हम बोलेंगे F21। तो ये क्या होगी, ये क्या होगा, समान और विपरीत, इसे हम बोलेंगे समान और विपरीत। ये हो गए समान और विपरीत। या फिर इसे हम वही चीज बोल सकते हैं कि ये संतुलन की अवस्था में होंगे। मतलब संतुलन की अवस्था में कि वहां पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रेस्ट ही कर रहा होगा अभी तक। तो फ्रेंड अब हमारे पास क्या नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमें हेडिंग लगानी है प्यारी सी, ठीक है, आवेशों के बीच लगने वाले बलों की तुलना हमें करनी है। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है आवेशों के बीच लगने वाले बलों की तुलना। हमें क्या करना है कि कौन से आवेश के बीच कितना बल लगना है, कितना बल लग रहा है, हमें क्या करना है, उसका कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखिए कंपेयर हम किस तरीके से करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, हम कहते हैं कि अगर आवेश है, ठीक है, आवेश है, छोटे छोटे बिंदुओं के बीच में जो आवेश है, तो वो क्या है, उसमें एयर में उसकी कंडीशन क्या हो। जब हम बोल सकते हैं कि जब दो चार्ज क्या हो, एयर में हो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, जब
दो चार्ज जब दो चार्ज एयर में हो ठीक है। तो अब देखिए जब दो चार्ज एयर में होंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा कूलम्ब्स लॉ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो गया। अब हम कह देते हैं सपोज डेट ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। और जो हमारा सेकंड केस है उसे हम कहेंगे जब दो आवेश क्या हो, मीडियम में हो, माध्यम में मिले। लिख लेते हैं इस तरीके से, जब दो चार्ज मीडियम में हो तो अब देखिए जब दो चार्ज मीडियम में है तो इसके लिए हमारे पास F क्या हो जाएगा, F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारी हो गई, ठीक है, ये हमको मिल गई मीडियम की इक्वेशन। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें डिवाइडेड करना है। हमें क्या करना था, हमारे पास टॉपिक था आवेशों के बीच लगने वाले बलों की तुलना करनी है। हमें बताना है कि आवेश के बीच कितना फोर्स लग रहा है, उसका क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, डिवाइडेड कर दिया। तो अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास F एयर अपॉन F मीडियम, ठीक है। F एयर क्या था, एयर में था और दूसरा क्या था, मीडियम में था। तो अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास जो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, इस पूरे का अपॉन, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो गया, ये हमारे पास क्या था, F एयर अपॉन F मीडियम, ये था। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, पूरी की पूरी टर्म कट जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ K बचेगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये सब कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए F एयर अपॉन F मीडियम, ठीक है, इज इक्वल्स टू K, ये बच जाएगा हमारे पास। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, जो हमारा K है, ठीक है, मीडियम हम इसको इधर लेके आ गए, हमारे पास क्या बचा, F मीडियम इज इक्वल्स टू, ठीक है, F मीडियम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F एयर अपॉन K, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या, हमने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो K होगा, ठीक है, K ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, हमेशा हम कुछ भी करेंगे ये हमेशा बड़ा ही रहेगा, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि जो मीडियम में फोर्स होगा वो क्या होगा, एयर में लगने वाले फोर्स से हमेशा कम होगा। हमेशा याद रखना है कि जो मीडियम में फोर्स होगा वो एयर वाले फोर्स से क्या होगा, कम होगा। इसको इसलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। तो ये क्या था, हमारा आवेशों के बीच लगने वाले बलों की तुलना थी। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का ही है। इसे हम बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, हमें लिमिटेशन पढ़नी है कि कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं क्या क्या है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ की हम सीमाएं पढ़ते हैं।
तो उसमें से सपोज दैट मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, दो बिंदु आवेशों पर, ठीक है, दो बिंदु आवेशों पर कितना बल लगेगा, ठीक है, दो बिंदु आवेशों पर, जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों पर लगता नियम, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, बिंदु आवेशों पर लगता नियम कि हमारे पास देखिए छोटे छोटे बिंदु होंगे, ठीक है, उनके आवेशों पर लगेगा। सपोज दैट ये क्या है, Q1 है और ये क्या है हमारे पास Q2 है। ये छोटे छोटे बिंदु आवेश हैं, तो इनके बारे इनमें क्या होगा, मतलब बिंदु आवेशों पर जो नियम लगेगा वो होगा। ये हो गया, ठीक है। एंड जो हमारा सेकंड है, ठीक है, सेकंड हम क्या कहेंगे, स्थिर आवेशों के लिए, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेशों के लिए। अब देखिए स्थिर आवेशों के लिए क्या हो गया, स्थिर आवेश क्या होते हैं कि हमारे पास क्या है, चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज होगा उसको क्या करना है, हमें रेस्ट कराना है। यही तो कह रहा है हमारा सेकंड लिमिटेशन, ठीक है, स्थिर आवेशों के लिए कि जो चार्ज है उसको क्या करना है, रेस्ट कराना है, वो मोशन में नहीं होना चाहिए। तो इसका सेकंड है स्थिर आवेशों के लिए, ठीक है, कि स्थिर आवेशों के बीच इसकी सीमा होगी। और जो हमारा थर्ड है उसे हम कहेंगे R का मान, ठीक है, R का मान क्या हो जाएगा, 10 टू की पावर -15 से हमेशा कम होगा। जो R का मान होगा, R का मान 10 की पावर -15 से, ठीक है, R का मान 10 की पावर -15 से कम होना चाहिए, तभी कूलॉम का लॉ लगेगा, से कम होना चाहिए। ठीक है, R का मान 10 टू की पावर -15 से कम होना चाहिए, इसे हम बोल सकते हैं R ग्रेटर देन, ठीक है, R ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 10 टू की पावर 15। तो ये क्या थी हमारे कूलॉम लॉ की लिमिटेशन। ये जो तीन बातें हैं सिंपल सी हैं, ठीक है, बिंदु आवेशों पर हाँ लगने वाला नियम, ठीक है, बिंदु आवेशों पर इसे हम बोलेंगे लगने वाला नियम, बिंदु आवेशों पर लगने वाला नियम, ठीक है, स्थिर आवेशों के लिए। और R का मान हमेशा क्या हो जाए, 10 टू की पावर -15 से हमेशा कम होना चाहिए, तब इन सब चीजों के लिए तब क्या लगेगा, ठीक है, कूलॉम का नियम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमें तुलना करनी है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में, क्या करना है, हमें तुलना करनी है। तो देखिए कैसे करिए, यहाँ पर कूलॉम सर ने कहा था इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। सपोज दैट ये क्या है, Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, R डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, Fe/1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ये किसके कारण ये हो गया, ये बोला था कूलॉम सर ने, ठीक है। अब इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, सॉरी यहाँ पर के भी आएगा। और उसके बाद अब क्या न्यूटन सर ने कहा था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हमारा दूसरा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये न्यूटन ने बोला था किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, दो बिंदु हैं m1 एंड m2, ठीक है, जो क्या है r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। ये किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो उन्होंने ये यहाँ पर नियम दे दिया, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए क्या आएगा अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। इस साइड लिख देती हूँ, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। इक्वेशन 1 को, ठीक है, डिवाइड कर लिया इक्वेशन 2 से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमको यहाँ से वैल्यू इसकी क्या मिल जाएगी, देखिए K Q1 Q2 अपॉन G M1 एंड M2, ये हमको यहाँ से वैल्यू मिली। ठीक है, ये हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या किया था, कंपेयर किया था। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जाएगा हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। ठीक है फ्रेंड, आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या था, R था। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक है, जो हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, एंड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। ये क्या है, हमारा कंपेयर हो गया। ठीक है, किसके बीच हमने कंपेयर किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच हमने कंपेयर किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या, एक K है और G है। ठीक है, हमें Q1 Q2 पता है, ये क्या है, हमारे पास कूलाम है। ठीक है, ये आवेश है, तो आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। हमें M पता है, अगर हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो हमें Q1 Q2 की वैल्यू और M1 M1 की वैल्यू दी रहती होती है। हमें K और G की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो K की वैल्यू हमें पता है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹, एंड G की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6 × 67 × 10⁻11। तो ये क्या होती है, हमारे पास G की वैल्यू होती है। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। देखिए सपोज डेट इसको हमने रफ कर लिया। ठीक है, हमें क्या करनी है, K की वैल्यू लिखनी है। तो K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, ये हमारी K की वैल्यू है। और G की वैल्यू होती है 6 × 67 × 10⁻11। ये हमारे पास क्या होती है, G की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि अगर हमें निकालना हो इसकी वैल्यू, अगर हम निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ। ठीक है, इसको हमने रफ कर लिया। हमें यहाँ पर फ्रेंड निकालना है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, 10⁻⁻43। और 10⁻⁻40 ये हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा जो वो हमेशा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होगा, 10⁻43 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के लिए निकालें, अभी हमने निकाला 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब हम निकालते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा F हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10⁻39। ठीक है, और ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 गुना क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम देखिए, अगर हमको यहाँ पर निकालना हो, हमारे पास 2 प्रोटॉन हो। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो 10⁻34। ठीक है, 34
ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁴ गुना ज़्यादा होगा। तो ये हमारी कहानी थी, कंपेयर कराया था हमने, कंपेयर बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, ठीक है। वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल और क्या कराया था, गुरुत्वाकर्षण बल में उसकी क्या की थी, हमने तुलना की थी। तो इसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। आई होप सो फ्रेंड कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास क्या जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, सॉरी मुझे पॉइंट तो याद नहीं है कि मैं क्या डाल रही हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम थोड़ा नोट करके लिखते हैं कि कूलाम लॉ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होगा, और उसको हम कैसे कैसे, अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये क्या है, कूलाम लॉ। हमेशा याद रखना कि जो चार्ज होते हैं, ठीक है, चार्ज को कभी भी साइन, ठीक है, साइन सहित नहीं रखते हैं। ये चीज हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो चार्ज है, चार्ज को कभी साइन सहित नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो दूसरी कंडीशन है, ठीक है, दूसरी कंडीशन, तो उसके लिए क्या, अगर हमारे पास n चार्ज हो, अगर हमारे पास n चार्ज है, ठीक है, n चार्ज है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं n(n−1/2), ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, 2 चार्ज हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 2 हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है, अपॉन 2, तो = ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 चार्ज आ जाएगा। और सपोज दैट अगर हमारे पास 3 चार्ज है, ठीक है, अगर हमारे पास 3 चार्ज है, ये क्या है, ये हमारा Q1 है और ये Q2 है और ये क्या है, Q3 है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या है, 3 चार्ज हैं। तो अब देखिए 3 चार्ज है, तो मतलब n हमारे यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 3 - 1 = क्या हो जाएगा, 2 = 3 × 2/2, तो = 6/3, सॉरी 6/2, तो = क्या हो जाएगा, 3। तो मतलब यहाँ पर 3 चार्ज हो गए हमारे, Q1 Q2 और Q3, ये क्या हो गए, 3 चार्ज हो गए। सपोज दैट मान लो कि अगर हम n4 रखते हैं, ठीक है, n4, तो 4 × क्या हो जाएगा, 3/2 = क्या हो जाएगा, 12/2, तो ये क्या हो जाएगा, 6 चार्ज। तो अब देखिए यहाँ से ये क्या आ जाएगा, Q1 Q2 Q3। अब हमने थोड़ा इसको ऐसे किया तो ये Q4 चार्ज हो गया, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा Q4 हो जाएगा, इसको हम मिला देंगे तो ये Q4। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, हमारे 6 चार्ज हो गए। अब देखिए इसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट 3 है, उसमें हमें देखना है कि अगर हमारे 2 चार्ज हैं, ठीक है, 2 कूलाम है, सपोज दैट देखिए ये पॉइंट है, ये चार्ज है, ये हमारे पास 2 चार्ज हैं और इस पे क्या है, इस पे 5 कूलाम का फोर्स लग रहा है और इस पे क्या हो रहा है, 3 कूलाम का फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब हमारे पास 2 चार्ज हैं और इस वाले चार्ज पे क्या हो रहा है, 5 कूलाम का फोर्स लग रहा है और इस पे क्या है, 3 कूलाम का फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 2 कूलाम हो गए, ठीक है, अगर इनके बीच कोई तीसरा आएगा तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं समझे। देखिए मैंने क्या कहा, सपोज दैट ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और ये आप हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कि मैं आपको बता रही हूँ कि बोर्ड में आपको तैयारी कैसी करनी है और आप मुझसे शिक्षा ले रहे हैं, मतलब मैं आपकी गुरु होगी और आप क्या हो गए, मेरे शिष्य हो गए। अरे मैडम आप तो पढ़ा रही हैं, आपने ड्राइंग की, आँख कान तो बनाए नहीं, बना दे रही हूँ, ठीक है। ये मैं हूँ और ये आप हैं। तो अब देखिए मैं क्या हुई, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखिए हमारे बीच रिश्ता क्या हुआ, टीचर का, ठीक है, और स्टूडेंट का रिश्ता हुआ। अगर यहाँ पर कोई तीसरा बच्चा आ जाता है पढ़ने के लिए, तो बताइए क्या रिश्ता चेंज हो जाएगा, क्या हमारा रिश्ता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारा रिश्ता तो हमेशा क्या रहेगा, टीचर और शिष्य के बीच में हमारा रिश्ता रहेगा, गुरु और शिष्य का।
तो कहने का मतलब है दो 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 के बीच में, ठीक है, दो आवेश के बीच में अगर कोई तीसरा आवेश आ जाए, ठीक है, अगर कोई तीसरा आवेश आ जाएगा तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसका 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट है। अगर हमारे पास कोई आवेश है, सपोज डेट हमारे पास ये आवेश है Q, ये हमारे पास Q आवेश है, और अगर हम इस आवेश को हाफ हाफ कर दें, ठीक है, अगर इस आवेश को हम हाफ हाफ कर दें, इसको हाफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, Q/2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, Q/2 हो गया, ठीक है। तब देखिए, तब हमारा F क्या हो जाएगा, F = क्या हो जाएगा, K, ठीक है, F = क्या हो गया, K, और Q/2 इंटू Q/2, ये हो गया हमारे पास Q/2 अपन क्या हो जाएगा, Q/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q²/4। तो ये क्या थी, हमारी 4th कंडीशन थी। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मैं आपको, तो देखिए फ्रेंड, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है दो बलों का परिणामी, कि हम दो बलों का परिणामी कैसे निकालेंगे। दो बलों का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। दो बलों का परिणामी, हमारे पास कोई दो फोर्स होंगे, ठीक है, उसका हम लास्ट रिजल्ट निकालेंगे कि इसका लास्ट रिजल्ट क्या आएगा। तो सपोज डेट देखिए ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट केस है हमारा कि अगर क्या हो, दोनों के दोनों फोर्स समान दिशा में हो, ठीक है, अगर हमारे दोनों फोर्स समान दिशा में होंगे, ये देखिए एक ये है, एक ये है, ठीक है, अब समान दिशा में होंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, F1, और ये क्या हो जाएगा, F2। ये हमारा क्या था, फोर्स था, और दो फोर्स के हैं समान दिशा में, तो इसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, F1 + F2, ठीक है। ये तो कंडीशन थी हमारी कि क्या है, दोनों के दोनों क्या है, समान दिशा में है, एक समान जैसे बल है, तो उसके लिए हमारा परिणामी क्या हो जाएगा, F = F1 + F2। और हमारी सेकेंड कंडीशन है कि अगर दोनों फोर्स क्या हो, विपरीत में हो, ठीक है, एक दूसरे के विपक्ष में हो, तो क्या होगा, ये विपरीत में हो। कहने का मतलब है कि एक दूसरे से अपोजिट हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये क्या है, फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास दो बल हैं, लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों विपरीत दिशा में, ये इधर को है F2 और F1 इधर को है, ये क्या है, दोनों विपरीत दिशा में। तो अब देखिए इसका परिणामी क्या हो जाएगा, F = क्या हो जाएगा, F2 - F1, ये क्या हो गया, इसका परिणामी हो गया। ये थी विपरीत की कंडीशन। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन आती है। अब हमारे पास फोर्स ना तो विपरीत में है और ना ही समान दिशा में है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 है और ये F2 है, और इसके जो बीच का एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। ये क्या है, जो तीसरी कंडीशन है, ये ना तो विपरीत में है और ना ही क्या है, ये समान है, और इसके बीच ये फोर्स F1 हो गया और ये फोर्स क्या हो गया, F2 हो गया, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है तो वो एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अब इसके लिए परिणामी क्या होगा, देखिए इसके लिए परिणामी क्या हो जाएगा, F = रूट के अंदर आएगा, ठीक है, F सारा का सारा रूट के अंदर आएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये क्या हो गए, इसकी परिणामी हो गई। ये हम अब देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ और बाकी के आप अपनी बुक से देखे कीजिए। तो देखिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, बोल रहे हैं कि 2 कूलाम एवं 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य पर रखे 1 कूलाम के आवेश पर बल बताओ, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें दो बिंदु आवेश दिए हैं, ठीक है, 2 कूलाम के बिंदु आवेश दिए हैं। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। 2 कूलाम के बिंदु आवेश दिए हैं, एक ये बिंदु है, एक ये, ठीक है। ये क्या है, 2 कूलाम का फोर्स लग रहा है और इस पे क्या है, +4 कूलाम का फोर्स लग रहा है। अब देखिए ये 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। ये रखे हैं हमारे 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर वैद्युत बताना है, ठीक है। लेकिन इनके मध्य क्या है, 1 कूलाम का आवेश रखा है, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 कूलाम का आवेश है इसके मध्य रखा है, तो मतलब आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। कहने का मतलब कि इसके कारण इस पे और इसके कारण इस पे। तो इसको हम कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से, ये हो गया एंड ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, इसको हमने F1 लिख दिया और ये हो जाएगा हमारा F2। अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए इसके कारण, ठीक है, इसके कारण किस पे लग रहा है, इस पे, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया F2 और इसको हमने बोल दिया F1। लेकिन हमें क्या परिणामी बल निकालना है, तो हमें F यहाँ पर फाइंड करके बताना है कि F हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम F1 के लिए निकालते हैं। F1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। एंड तो अब देखिए F1 = K ऐसे ही रहा और Q1 क्या है, 2 है, ठीक है। Q1 ये क्या है, हमारा बिंदु क्या है, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ठीक है। Q1 पे 2 कूलाम का आवेश है और Q2 पे क्या है, 4 कूलाम का आवेश है, ठीक है। तो Q1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंड Q2 इसके कारण, तो यहाँ पर इसके कारण निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये चीज हो गई अपॉन और R², ठीक है। R² हम जानते हैं क्या है, 1 मीटर की दूरी पे लिखा है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो F1 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2, ठीक है, K2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम F2 के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या है, F2 मतलब यहाँ पर क्या है, 4 कूलाम का बल लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, K4 × 1 अपॉन 1², इसीलिए हो जाएगा F1 = 4K, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, F1 की और F2 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसका परिणामी बल निकालना है। तो देखिए परिणामी बल क्या होता है हमारा, F = F2 माइनस F1, ये क्या होता है, परिणामी बल निकालना है, ठीक है। हमें यहाँ पर इसी F की वैल्यू बताने की, F की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, F1 क्या आया हमारा, क्योंकि 2K आया है और F2 क्या आया है, 4K आया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। F = क्या हो जाएगा, 4K माइनस 2K एंड F जो हमारा निकला वो क्या हो जाएगा, 2K। F हमारे यहाँ से परिणामी बल 2K निकला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करनी है, K की वैल्यू निकली है, तो F = 2 इंटू K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, K की वैल्यू 9 × 10⁹। तो अब यहाँ से F क्या हो जाएगा, 18 × 10⁹। ये यहाँ से हमको इसकी परिणामी बल की वैल्यू मिल गई। तो ये था हमारा आंसर। इसी टाइप से पेपर में बहुत सारे, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको इसी तरीके से वहाँ पर लगा के आना है। सिंपल सा था, तो आई होप सो फ्रेंड कि आप ही बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमें क्या करना है, कूलाम लॉ को क्या करना है, उसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है, ठीक है। ये बोर्ड का बहुत फेवरेट सा टॉपिक है और बोर्ड में बार बार पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कभी कभार ये क्या होता है, जेई लेवल या जेई एडवांस लेवल में भी पूछा जाता है कूलाम लॉ की वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म कूलाम लॉ की,
अब देखिए कूलॉम लॉ के हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। हमें स्टार्टिंग वहीं से करनी है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं और उन पे कितना फोर्स लगे। सपोज दैट ये Q1 एक चार्ज हो गया, ठीक है, और ये Q2 दूसरा चार्ज हो गया। इसके जो बीच की दूरी है, ठीक है, उसे हमने बोल दिया R मॉड, ठीक है, R था, हमने R को क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड कर दिया, R मॉड बोल दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये दो डायरेक्शन में हो सकता है। सबसे पहले हम एक चीज सीख लेते हैं कि इसके कारण जो फोर्स लगेगा इधर को, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, F21, इसे हमने बोल दिया F21। और ये चीज हमेशा वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो हम इसकी हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। और इसके कारण जो फोर्स लगेगा इधर की ओर तो उसे हम क्या बोल देंगे, F21। तो ये हो गया हमारा F21। अब देखिए ये दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा इस डायरेक्शन में। ये दो डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को हम बोल देते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर। ये बोल दिया हमने R2 माइनस R1 वेक्टर। और इस डायरेक्शन में हमने बोल दिया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास दो डायरेक्शन होगी। तो अब देखिए इसलिए हमारा F वेक्टर, ठीक है, F12 के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड R स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा मॉड है, मतलब अब यहाँ पर क्या बन गया, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें यहाँ पर वेक्टर फॉर्म पढ़नी है लेकिन ये क्या आ गई, स्केलर फॉर्म आ गई। तो अब देखिए यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमें किसको, हमने R को मैग्नीट्यूड किया था तो R की यूनिट ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर हो गया और ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो गया। हमें निकालनी है इसकी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं जैसे A वेक्टर हो गया, A क्या हो जाएगा, A वेक्टर और क्या करेंगे, A का मॉड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम वेक्टर को हमेशा जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो इसको हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये हो गई हमारी F12 के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं F21 वेक्टर के लिए। F21 वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, मॉड स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया, अपॉन कर दिया हमने, ठीक है। तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, R1 मॉड और R2 मॉड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, हमने इतना तो सॉल्व कर दिया। अब इसीलिए ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, ये जो क्या है R मॉड है, ठीक है, R मॉड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, Q, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं K Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 का वेक्टर, ठीक है, R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर का क्या हो जाएगा, सबका मॉड 3, ठीक है। और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर फॉर्म हो गई। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई, वेक्टर फॉर्म हो गई। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये सब मतलब आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और फ्रेंड अगर आपको समझने में कहीं पर थोड़ी सी भी दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको दूसरा लेक्चर इसका बना के दे सकूं। और साथ ही वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।